अस्सलाम वालेकुम अमजद। बिल्कुल सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही मेरी? जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, कुछ कुछ स्टूडेंट शायद रास्ते में हैं तो वो रिकॉर्डेड ले लेंगे फिर। एक काम कर लीजिएगा ना सर, ये एक काम कर लें, सजेशन है आपको, बाकी आप जैसे बेहतर लगे कि हाँ, अभी एक सेशन कर लेते हैं, जो भी हो रहा है उसके बाद फिर आप तकरीबन 8:15 या 8:30 तक दोबारा ले लीजिएगा। ठीक है, ये सही है। उससे ये होगा कि कुछ लोग जो रास्ते में वो घर आके थोड़ा फ्रेश होने का उनको टाइम भी मिल जाएगा। चलो सही है, एक अभी ले लेते हैं तो एक फिर बाद में ले लेंगे। जी अच्छा, एक रिवाइज रख लेता हूँ मैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है। और ये तनवीर है, इशरा है, अमजद है, तीन ही है मेरे ख्याल में। एहसन भी आ गए। तो हमने ईआईए के हवाले से पढ़ा है। और उसकी रेगुलेशंस मैंने आपको बताई थी, कुछ इंटरनेशनल रेगुलेशंस भी मैंने आपको बताई थी जिसके तहत IEEE की जाती है। फिर कुछ फेजेस मैंने आपको बताए थे। फिर जो है वो इंटरनेशनल रेगुलेशंस के अंदर कुछ क्लस्टर्स बताए थे मैंने। एक मिनट, मैं ज़रा सबको ऐड कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। शरिया, रास्ते में हो या कहाँ, घर पहुँच गए? सर, बस पहुंच। जी बस ठीक है, हम तो थोड़ी सी मीटिंग स्टार्ट करनी थी क्योंकि हमारे लेक्चर्स वैसी वैसी शॉर्ट हैं। अच्छा, मैंने डिस्कशन ये करनी थी कि आपको संडे को, या अगर कोई आज है कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहा है। एहसन मेरे ख्याल में आपकी थी, एहसन खटक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम गंजा। अस्सलाम वालेकुम सर। एहसन, आप लोगों की प्रेजेंटेशन थी मेरे ख्याल में। नहीं सर, हमारी तो ग्रुप सी है हमारा, हमारी तो मेरे ख्याल से थर्ड नंबर है। ग्रुप ए ग्रुप किसका था? ए बी, ग्रुप सी है सर हमारा। ग्रुप ए नुमान मेरे मोहम्मद। ख्याल से वो जितने भी काबिल स्टूडेंट थे ना सर, हाँ हाँ। जो कह रहे थे हमारे ग्रुप में और कोई नहीं आएगा, वो थे बर्गर, थे मम्मी टेडिया। बहरहाल जो भी थे, ग्रुप सर ए की नुमान लोगों का था ग्रुप ए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम उस्मान। उस्मान, जी सर। जॉब वहीं चल रही है ना, एबट में? नहीं सर, छोड़ चुका। एबट छोड़ दी, क्यों? सर अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे छोड़ दी। कहाँ चले गए? सर हाउस ऑफ हबीब में वालेकुम गया हूँ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एज अ हेड ऑफ HSE। अच्छा, हाउस ऑफ हबीब। शब्बीर टाइल्स का पूरा सेक्टर लुक आफ्टर कर रहा हूँ। और काफी इनका हबीब, बड़ा सेटअप है पूरे हबीब पाकिस्तान में, इनकी जाना। हबीब से शब्बीर टाइल हाउस का क्या ताल्लुक है? हबीब ग्रुप। तो हबीब ग्रुप का है शब्बीर सर टाइल? शब्बीर टाइल्स इनकी एक सब्सिडरी है। अच्छा, ये मुझे जी पता नहीं सर। था। सर इनका काफी बड़ा सेटअप है, इंडस मोटर भी है इनकी। अच्छा। और सिंध एंग्रो कोल माइनिंग भी इनकी है। हम्म। और काफी यानी हबीब बैंक भी है, बैंक अल हबीब, वो हबीब तो मेट्रोपॉलिटन बैंक, बहुत बड़ा ग्रुप है सर। हाँ, HOM तो था वो बड़ा एक। पोर्टफोलियो। हबीब हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज है ना पूरा ये? सर टोयोटा में, टोयोटा भी उसकी है, हबीब ग्रुप की है। टोयोटा। और अली ऑटो पार्ट्स कुछ करके वो भी इन्हीं की नंबर सर, जी जी ग्रुप ऑफ सर। इंडस्ट्रीज है ये। जबरदस्त, यानी ये लकी ग्रुप की तरह बड़ा है ये। जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है, बैंकिंग सेक्टर, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर में इन लोग की इन्वेस्टमेंट है। हबीब ग्रुप तो छाया है। सर लकी से बड़ा है ये। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपने देखा होगा इनका एक मोनोग्राम में शेर बना हुआ होता है सर। हाँ हाँ हाँ। तो हबीब यूनिवर्सिटी भी नहीं की है ना? जी 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 सर। जी सर, हबीब यूनिवर्सिटी भी नहीं की। अच्छा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अनस, ये शोर आ रहा है मेरे ख्याल में। जी सर, मैं बस म्यूट कर रहा था, मैं असल में हूँ रास्ते में। ठीक है, तो पहुंच जाओ ठीक है, फिर। तो सर मैंने हैंड से करा लिया। बाकी जो है वो मैं बात नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा, ठीक है।
ठीक है, ओके ओके। सर तो वहां जाके अभी मंडे 1 मार्च से ज्वाइनिंग है मेरी इंशाल्लाह। ठीक तो है, बना जाके टीम डेवलप करूंगा, तो मुझे बंदे बंदे चाहिए होंगे, तो आपसे फिर राब्ते में रहूंगा। बाकी EIA वगैरह ये तमाम चीजें हैं, इसमें भी फिर आपकी सपोर्ट दरकार होगी मुझे। ये है ना शहरियार, ये करते हैं IEEE। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट हमारे बहुत सारे जिनको आप लगवा सकते हैं, तो वो अच्छी बात है, किसी को जॉब लग जाए। मास्टर ग्रुप भी, शायद मास्टर ग्रुप इनका नहीं है। वो अलग है सर, वो किसी और का है सर, मास्टर ग्रुप तो डिफरेंट है सर। हाँ, वो डिफरेंट। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। IEEE और EIA। तो लास्ट टाइम हम जो है वो EIA की चेकलिस्ट थी, मैं उसको चेकलिस्ट निकाल लेता हूँ। बस मुझे कुछ मिनट दे दें। ये नज़र आ रही होगी आपको, गाइडलाइंस फॉर प्रेपरेशन एंड रिव्यू ऑफ इन्वायरमेंटल रिपोर्ट्स। तो हमने इसका कुछ डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, और इसमें हम यहाँ तक पहुँचे थे, इंट्रोडक्शन तक। इंट्रोडक्शन में ये था कि पर्पस ऑफ रिपोर्ट क्या है, आप किस रिपोर्ट किस पर्पस के लिए जमा करा रहे हैं, और प्रोजेक्ट एंड प्रोपरेंट की आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसी तरह कंसल्टेंट जो है उसकी डिटेल्स क्या है, और फिर नेचर, साइज एंड लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये हमने बता दी। अब नेक्स्ट में है कि ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सबसे ज़्यादा पॉइंट जो है इसी के अंदर कवर होते हैं कि आपकी डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है और इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। टाइप एंड कैटेगरी ऑफ द प्रोजेक्ट, ये कौन बताएगा? हु विल डिस्कस दिस? सर वो किस कैटेगरी में आता है, जैसे हम स्टार्ट में डिसाइड कर रहे थे EIA पढ़ते हुए कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट किस में लाए करता है, किस कैटेगरी में, सो कैटेगरी वो शेड्यूल वगैरह देखते हैं ना सर। गुड गुड। तो इसमें कैटेगरी हम बताएंगे प्रोजेक्ट की कि ये कौन सी कैटेगरी में लाया कर रहा है। ठीक है, IEEE में है, IEEE में है तो कौन से उसके अंदर है, सेक्शन के अंदर है, और IEEE में भी कौन से पॉइंट के अंदर आ रहा है। ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, माइनिंग के अंदर है, प्रोसेसिंग के अंदर है, या फिर कोई हाउसिंग स्कीम है। ठीक है, तो इसमें हम कैटेगरी बताएंगे, टाइप एंड कैटेगरी ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके अंदर हम रिगार्डिंग कॉस्ट भी बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्योंकि इतनी थी, इस वजह से हमने इसको IEEE के अंदर डाला है। तो इस पूरे पॉइंट के अंदर ये बताया जाएगा कि व्हाट इज द टाइप एंड व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ द प्रोजेक्ट। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या आएगा, ये कौन बताएगा? ये मुझे बताएं अमजद। सर ये बेसिकली उसके ऑपरेशन से रिलेटेड ही होगा कि अगर कोई प्रोजेक्ट लग रहा है तो वो है किस चीज के लिए और क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको अचीव करना है उसको बिजनेस में। वो अच्छा, आया एनवायरनमेंट के भी हो सकते हैं, वो उनके ऑपरेशन रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो उनके बिजनेस रिलेटेड भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव नॉर्मली तो बिजनेस से क्योंकि रिलेटेड ही इस पर बताएं। सभी प्रोजेक्ट की बात हो रही है सर, इन्वायरमेंट की भी बात नहीं हो रही, प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात हो हाँ, रही है अभी। यहाँ पे टोटल सिर्फ प्रोजेक्ट की बात हो रही है कि वो जो प्रोजेक्ट लगने जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मकसद क्या है। मतलब हम जो लगा रहे हैं तो उससे क्या 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 हासिल होगा। हाउसिंग स्कीम है, या वो प्लास्टिक का प्रोजेक्ट है। प्लास्टिक का प्रोजेक्ट है तो मुल्क के लिए क्या फायदेमंद होगा। घी का प्रोजेक्ट है, ऑयल एंड घी का प्रोजेक्ट है, तो उससे क्या फायदा होगा कि फूड इंडस्ट्री को वैसी जरूरत होती है एक अच्छे, क्या कहते हैं उसको, कुकिंग ऑयल की। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हम बताते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। प्लास्टिक के हवाले से तो उसमें ऑब्जेक्टिव बता देंगे कि प्लास्टिक जो है क्योंकि इंटरनेशनली ये डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो पाकिस्तान उसको एज इंपोर्ट करता है और उससे जो है मैन्युफैक्चरिंग करके उससे दाना बनाता है और फर्दर उसको प्रोसेस करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया प्रोजेक्ट का। इसी तरह यहाँ पे ये पॉइंट था, ऑल्टरनेटिव्स कंसिडर्ड रियलिस्टिकली इन डिटेल एंड रीजन फॉर द रिजेक्शन। ये मैंने आपको लास्ट टाइम ऑल्टरनेटिव्स का पूरे एक डिटेल बताई थी कि प्रोजेक्ट के ऑल्टरनेटिव्स डिस्कस किए जाते हैं, और ये लाजमी होता है कि आपने ऑल्टरनेटिव्स कौन कौन से लिए हैं। ऑल्टरनेटिव रिगार्डिंग साइट यानी लोकेशन उसकी क्या है, ऑल्टरनेटिव रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के ऑल्टरनेटिव्स लिए हैं, आप फ्यूल के हवाले से कौन से ऑल्टरनेटिव्स ले रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऑल्टरनेटिव्स पे, बहुत सारी आप डिटेल्स डाल सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल ये भी है, मैं आपको बताऊं
कि मैं अपने सेंटर में हेल्थ एंड सेफ्टी के ऑल्टरनेटिव के हवाले से बता रहा हूँ कि सेंटर के अंदर एक बच्ची को रखा जो कि सफाई करती थी, झाड़ू और पोछा लगाती थी। तो जब वो पोछा लगाने लगी तो मैंने उसको, बल्कि मेरी बेगम ने कहा कि आप जो है वो ये नहीं होता, कौन सा सर्फ होता है जो सस्ता आता है, बोनस ले जाएं और बोनस जो है ये पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। बाकी ये जो दूसरे सर्फ एक्सेल वगैरह है ये तो बहुत महंगे पड़ जाएंगे आपको। तो बहरहाल वो हुआ ये कि मैंने जाके वो दिया, क्योंकि मुझे तो इतना नहीं पता सर्फ कौन सा महंगा है सस्ता कौन सा है। तो वो जाके दिया, तो उस लड़की ने जो है पहले दिन उसकी सफाई की। एक हफ्ते बाद उसने जो है मुझे मुझे कहा कि साहब मैं इससे सफाई नहीं करूँगी, उसकी रीज़न ये कि इससे मेरे हाथ कट रहे हैं। तो फिर वो हमने कहा फिर कौन सा, उसने कहा मुझे ब्राइट स्टार ला दें या दूसरा ला दें, इससे मैं सफाई नहीं करूँगी। तो यहाँ बताने का मकसद ये कि इस तरह के ऑल्टरनेटिव्स आपको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर डालने होते हैं। वो अल्टरनेटिव्स टेक्नोलॉजी बेस्ड भी हो सकते हैं, वो अल्टरनेटिव कोई केमिकल बेस्ड भी हो सकता है कि कंपनी आप इस केमिकल को इस्तेमाल नहीं करेगी बल्कि इस केमिकल को इस्तेमाल करेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम गनी। तो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को कंसीडर किया जाता है फॉर द प्रोजेक्ट। आप फ्यूल जो है पहले कुछ और इस्तेमाल होता था, डीजल था, लेकिन अब जो है आप उसको हाई ऑक्टेन यूज कर रहे हैं ताकि उससे जो है एमिशन कम प्रोड्यूस हो। तो ये ऑल्टरनेटिव्स हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कंसिडर करते हैं और ये लाजमी होती है। साइट के भी ऑल्टरनेटिव्स मैं आपको बता चुका हूँ कि 3-4 साइट नहीं, और सबसे बेहतरीन सूटेबल साइट जो हमें लगी रिगार्डिंग प्रोजेक्ट एंड इट्स सिटिंग एंड इट्स लोकेशन, तो हम ये बताते हैं कि ये दिस इज द बेस्ट साइट, लोकेशन एंड साइट ले ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर हम चौथे पॉइंट के अंदर बताएंगे कि लोकेशन एंड साइट ले ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का साइट लेआउट क्या है, कैसा है, और उसकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है। और इसको हम एनएक्स भी कर सकते हैं रिपोर्ट के आखिर में। फिर लैंड यूज ऑन द साइट, साइट के ऊपर उससे पहले प्रोजेक्ट जो लैंड थी वो उसका इस्तेमाल क्या था, वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो रही थी, या जैसे अभी एक प्रोजेक्ट हम करने गए थे उसकी IEE बनानी थी हमने, तो जब हम उस लोकेशन पे गए तो वहाँ पे वो जो है ना टायर के हवाले से काम करना चाह रहे हैं। तो जब उन्होंने लोकेशन दिखाई तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ मशीनरी बल्कि वो एक लंबा सा जो है वो एक क्या कहते हैं मुर्गियों का जो फार्म हाउस होता है ना वो था। तो वो फार्म हाउस था, एग्जिस्टिंग लैंड यूज जो था साइट पे वो फार्म हाउस था, लेकिन अब वो उसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उससे टायर शेडेड टायर इस्तेमाल करेंगे या उसका पाउडर बनाएंगे। तो ये बताते हैं हम लैंड यूज ऑन द साइट, साइट पे लैंड यूज क्या है। इसी तरह कोई एग्रीकल्चर था, अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो वहाँ पे वो ख़त्म करके उसको जो है हाउसिंग स्कीम बनाएंगे। तो एग्जिस्टिंग लैंड यूज आपको बताना होता है कि साइट पे एग्जिस्टिंग लैंड यूज क्या थी। इसी तरह रोड एक्सिस, उस प्रोजेक्ट तक की रोड एक्सिस क्या है, यानी हम उस प्रोजेक्ट तक कैसे पहुंचेंगे, आया कि उस तक पहुंचने के लिए मेटल रोड है या नहीं है। अगर मेटल रोड नहीं है तो बनानी पड़ेगी। तो रोड एक्सिस क्या है उसका, इजीली एक्सेसिबल है, अवे फ्रॉम द सिटी है या सिटी के अंदर ही है, और रोड उसकी मेटल है, अनमेटल है, कच्ची रोड है। तो ये सारे हम इसके अंदर बताते हैं। फिर नंबर 7 पे वेजिटेशन फीचर्स ऑफ द साइट, यहाँ पे ये वेजिटेशन की बात हो रही है। और इसके नीचे जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ एनवायरनमेंट में यहाँ पे बात हो रही है इकोलॉजिकल यानी फ्लोरा एंड फाना। तो इन दोनों में क्या फर्क है, ये मैं किससे पूछूं, ये मैं पूछता हूँ। सर क्या कह रहे हैं सर, वेजिटेबल फीचर ऑफ द साइट, और आप सेकंड वन की बात कर रहे हैं? वेजिटेशन। ओह सॉरी, वेजिटेशन। अच्छा जीशान मेरे ख्याल में है नहीं अभी। सर सवाल क्या है? सवाल ये है अयूब कि फ्लोरा एंड फाना और वेजिटेशन में क्या फर्क है। क्या सर, ये सेकंड वन क्या कह रहे हैं, फ्लोरा एंड फाना। सर मेरा ख्याल है कि सर फ्लोरा और फाना में ये फर्क है कि सर फाना जो होते हैं वो नहीं, जो मैं पूछ रहा पुराने हूँ दौर में वेजिटेशन और इकोलॉजी में यहाँ क्या फर्क होगा।
वेजिटेशन और इकोलॉजी में कौन बताएगा मुझे? सर इकोलॉजी जो है वो पूरे इकोसिस्टम को एग्जिस्ट वो करके रिप्रेजेंट करती है, और वेजिटेशन जो है स्पेसिफिकली उस एरिया के अंदर देखा जाता है कि किस किस्म की कौन कौन सी यहाँ पे स्पीशीज जो है वो मौजूद है। और अगर आप फौना की बात करेंगे और फ्लोरा की बात करेंगे तो सर फ्लोरा और फौना नेटिव स्पीशीज के अंदर काउंट की जाती है कि उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर नेटिव स्पीशीज प्लांट के और एनिमल्स के कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे शहरियार वेजिटेशन से मुराद क्या होगा? मतलब अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट डालना चाहूँ प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि वेजिटेशन फीचर्स ऑफ द साइट क्या है, मतलब कोई साइट है सर इकोलॉजिकल भी कह सकते हैं, लेकिन इकोलॉजी में तो फ्लोरा एंड फाना दोनों आ जाएंगे। क्या वेजिटेशन में फाना आता है वेजिटेशन के अंदर? सर वेजिटेशन यहाँ पे इंडिविजुअल जस्ट वेजिटेशन के लिए यूज हुआ है, और इकोलॉजी जो है ना वेजिटेशन और ह्यूमन बीइंग दोनों के लिए यूज होता है। नहीं इकोलॉजी तो ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं, वहाँ पे तो सिर्फ फ्लोरा एंड फाना इस्तेमाल होगा। सर वेजिटेशन में जस्ट फ्लोरल स्पीशीज को डिस्कस किया जाएगा, यहाँ पे फॉनल नहीं आ सकता। ठीक है, वेजिटेशन का मतलब अच्छा एक और अगर आप इकोलॉजी की बात, मुझे मौका देंगे बोलने का? बिल्कुल, सबको बोलने का मौका है, बोलिए उस्मान। जब सब बोलने तो मुझे बता देगा, मैं बोल लूंगा। नहीं आप बोले। सर फ्लोरा से मुराद ये है कि अगर हम किसी भी गिवन ज्योग्राफिकल एरिया की बात करते हैं ना प्लांट स्पेशीज के हवाले से, तो दिस इज कॉल्ड फ्लोरा। और अगर हम एनिमल स्पेशीज के हवाले से बात करें तो दिस वो तो सबको पता है। फ्लोरा एंड फाना का मतलब ये है। तो हम किसी एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर रहे होते हैं तो वो हम वेजिटेशन, उस टर्म में हम वेजिटेशन कंसीडर करते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को अगर हम कवर कर रहे हैं तो दैट इज वेजिटेशन, और अगर पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करें तो फ्लोरा एंड फाना है। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल यही आंसर है मेरा। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जो ध्यान में सर, हाँ जी सर मैं बताऊं सर, ये वेजिटेशन में फ्लोरा आता है, फाना नहीं आता है, और इकोलॉजी में फ्लोरा फाना दोनों है। सर वेजिटेशन वो होती है जब आप अब हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो उस स्पेसिफिक एरिया का क्या वेजिटेशन है, वहाँ का क्या हैबिटेट है, सिर्फ हम उसकी बात करेंगे। और इकोलॉजिकल बात है वो हम ओवरऑल फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। वेजिटेशन में वो सिर्फ डेंसिटी नहीं आएगा। देखिए मेरे हिसाब से जो मैं समझाऊं, देखिए वेजिटेशन फीचर्स ऑफ द साइट, यहाँ वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, वो अगर आप उस साइट की वेजिटेशन फीचर्स बताएं, मतलब आया इट इज डेंस, लो डेंस, डेंसिटी कितनी है, मतलब दरख्त बहुत ज्यादा घने हैं या कम घने हैं, ये यहाँ पे वेजिटेशन का मतलब तो ये होगा। और अगर नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ द साइट पे आऊँ, जैसे यहाँ पे इकोलॉजिकल लिखा है, यहाँ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनवायरनमेंट पे आऊंगा तो यहाँ आपने इकोलॉजिकल बताने, यानी यहाँ आपने बताना है फ्लोरा एंड फॉना ऑफ द साइट। तो फ्लोरा एंड फाना से मुराद ये है कि यहाँ के प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीशीज कौन कौन सी हैं। यहाँ बिल्ली है, डॉग है, यहाँ पे कोई बर्ड है, या यहाँ वेजिटेशन से मुराद उसकी डेंसिटी है, हाउ मच डेंस ऑफ द फीचर्स ऑफ द साइट। यानी प्लांट है तो सही, अब यहाँ पे नीम का दरख्त है तो वेजिटेशन फीचर्स क्या है। अच्छा अब आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं? शहरियार आप क्या कहना चाह रहे थे? अगर आप देखें हर की तरफ से कोई ना कोई नॉलेज वाली बात आती है, तो शहरियार आप बताइए इसके बारे में क्या कहना चाह रहे थे, दोनों में फर्क क्या है? सर देखें वेजिटेशन फीचर्स ऑफ द साइट से मुराद जो मैं इसको मुखाफफ कर रहा हूँ वो ये है कि इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर कौन कौन सी किस टाइप की वेजिटेशन हुई हुई है या हो सकती है या होने जा रही है, जो भी है व्हाटसोएवर, ठीक है ना। उसमें आप स्पीशीज, फ्लोरल स्पीशीज को देखते हैं, उसकी पूरी स्टडी करते हैं और वो चीज आप अपनी रिपोर्ट में डालते हैं, ठीक है। और आप जो पूरी इकोलॉजी की बात कर रहे हैं ना सर, वो इकोलॉजी जो है वो विद इन 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ द प्रोजेक्ट सर्किल के अराउंड की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो वेजिटेशन फीचर्स ऑफ द साइट का मतलब होता है वो ये कि उस पर्टिकुलर एरिया या जमीन के ऊपर ऐसी कौन सी स्पीशीज या ऐसी कौन सी प्लांट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, व्हाटसोएवर जो भी है। मतलब यहाँ पे वो बात आ जाएगी कि यहाँ पे कौन कौन सी फ्लोरा एंड फाना की स्पीशीज मौजूद है या नहीं है। सर स्पीशीज ऑफ फ्लोरल
ठीक है ठीक है ठीक है Sir Usama, हाँ जी, I need some information about same, that differences. सर आप खुद बताएं तो हमें खुल के पता चल जाएगा. I'm so मैंने तो sorry बता for दिया that है। because तो आप लोग खुद भी तो सर्च करें ना, देखिए इंटरनेट आप सर लोगों के पास करेंगे, अवेलेबल है। बिल्कुल करें. But you are our, that PhD's doctor, so आपके उस कहने से ये होगा कि हम अच्छा मतलब समझेंगे. Please अच्छा sir. समझेगा, बता दो दिया शहरियार This ने, is a देखिए golden time to elaborate you sir. Please देखिए sir. आप खुद बता दें ताकि शहरियार ने आपको बता दिया है कि वहाँ पे स्पेशल जहाँ वेजिटेशन फीचर आएगी, वहाँ पे सिर्फ वेजिटेटिव यानी वेजिटेबल किससे निकला है, प्लांट से ही निकला है ना। वेजिटेबल में कभी आप एग्जैक्टली सर, एनिमल लेके नहीं आते, ठीक है। बिल्कुल तो सर. यहाँ वेजिटेशन फीचर ऑफ द साइड, यहाँ पे फाना तो निकल गया, यहाँ पे सिर्फ फ्लोरा के फीचर्स बताएंगे। आया फ्लोरल फीचर्स जो है वो डेंस हैं या बहुत ज्यादा हल्के हैं इस एरिया के अंदर। एरिया जो है बिल्कुल सिंपल में अगर आपसे कहूँ कि एरिया में बहुत ज्यादा घने दरख्त हैं या सिंपल एक चटियल ग्राउंड है या रेगिस्तान है, जस्ट आपने बताना है इसमें, ठीक है भाई। रेगिस्तान में सर यही आंसर तो मैंने दिया था सर। ठीक है, गुड, सिंपल। किसी रेगिस्तान में लग रहा है, किसी मैदानी इलाके में लग रहा है, किसी जंगल में लग रहा है, तो वहां की वेजिटेशन फीचर्स क्या है, ठीक है। और उसके अंदर फिर फ्लोरा एंड फाना क्या है वो आप डिस्क्रिप्शन ऑफ एनवायरनमेंट में डिस्कस करेंगे। अच्छा नेक्स्ट आ जाए, कॉस्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑपरेशन। कॉस्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑपरेशन, इससे क्या मुराद है ये मुझे बताएंगे। एक मैं जिससे पूछूं, अमजद। जी सर। अमजद, कॉस्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑपरेशन ये हम डालते ही नहीं अपनी IEEE में, इसको तो छोड़ ही देते हैं। सर बिल्कुल डालते हैं, नहीं तो इसी के बेसिस पे तो हम डिसाइड भी तो कर रहे होते हैं ना कि प्रोजेक्ट लेकिन अब मुझे किसी IEEE या EIA में कहीं कॉस्ट लिखी भी नजर नहीं आती, कॉस्ट बताई नहीं जाती, या तो क्लाइंट उसको छुपा रहा होता सर क्योंकि उसी के बिहाफ पे तो पहले से ही हमने उसमें स्केड्यूल में डाला होता है ना। इस वजह से नहीं डाला जाता कि बहुत सारी चीजें आ जाती है, इनकम टैक्स वाले हैं, VR वाले बैठे हैं, ये सब चीजें हैं, तो जाहिर है क्लाइंट नहीं चाहता कि मैं एक्सपोज हूं इन चीजों से। नहीं तो हाउ कैन वी डिसाइड दैट इसकी कॉस्ट क्या बैठ रही है, और उसकी हम उसी बेसिस पे तो हम IEEE या EIA डिसाइड करते हैं, और यही चीज उसके अंदर लिखी भी नहीं होती। सर आई थिंक ये फिर पब्लिक नहीं करते होंगे इस चीज को, पर इंटरनली जो एजेंसीज हैं उनसे तो लाजमी फिर डिस्कस होता होगा कि भाई प्रपोज्ड या एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या आ सकती है। जैसे क्योंकि जब प्लांट लगने जाता है तो बहुत सारी चीजें ऊपर भी होती हैं नीचे भी होती हैं। अच्छा एक चीज और लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑपरेशन, इससे क्या मुराद है? देखिए कॉस्ट एंड मैग्नीट्यूड। चलेगी ये अच्छा जी, कॉस्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑपरेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कॉस्ट एंड मैग्नीट्यूड को नहीं बताया करते, हालांकि वेरी इंपॉर्टेंट होता है इसमें कॉस्ट बताई जाए। कॉस्ट से रिलेटेड तमाम कॉस्ट इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन, ऐसा ही ना शहरियार? सर ऑपरेशनल कॉस्ट देखी जाती है ना खासकर, और कंस्ट्रक्शन उस वक्त देखी जाती है कि जब आप डिसाइड करने जाते हैं कि आइदर ये प्रोजेक्ट जो है वो कॉस्ट वाइज ये EIA की कैटेगरी के अंदर जा रहा है या IEEE, और अगर मैग्नीट्यूड के हवाले से बात करेंगे तो फिर सर ऑपरेशनल कॉस्ट देखी जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक शख्स ने एक प्रोजेक्ट लगाना है तो उस प्रोजेक्ट के लिए उसको ज़मीन का भी खर्चा उठाना है, मतलब कितने की ज़मीन आएगी, उसकी कितने एकड़ पे ज़मीन है, और फिर वो उस लैंड को ख़रीदेगा, लैंड एक्विजिशन लगेगी उसके ऊपर, और फिर उसके बाद जो है उसकी कंस्ट्रक्शन होगी, बाउंड्री बनाएगा और अल्टीमेटली बिल्डिंग तामीर करेगा। फिर वो उसके अंदर प्लांट या इक्विपमेंट और मशीनरी ला के डालेगा, फिर वो मशीनरी लोकल है बाहर की है वो डिसाइड होगा। तो ये सारी चीज़ें ये कॉस्ट मिला के ही उसके अंदर काउंट होगी ना मेरे ख्याल में। तो सर कॉस्ट मिला के ही काउंट होगी, इसीलिए जो है ना पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स होते हैं उन्हें अपना कॉस्ट का अंदाजा होता है कि कॉस्ट तो पता होती है ना, तो वो उस कॉस्ट 2 बिलियन कॉस्ट मेरी आएगी इस डिजाइनिंग के ऊपर, तो उस हिसाब से वो हमें बता देते हैं कि हमारी कॉस्ट जो है वो लगभग, मतलब एक्चुअल तो कोई नहीं बताता, अप्रोक्सीमेटली बता देते हैं कि 20 मिलियन से अबव होगी या 20 बिलियन से अबव होगी। तो उसके बेसिस पे हम कैटेगराइज कर लेते हैं इम्पैक्ट को देखते हुए कि अच्छा ये चीज है, कॉस्ट के बेसिस पे करते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं उनकी तो कॉस्ट
कॉस्ट काउंट ही नहीं होती। जैसे एयरपोर्ट है, अब उसकी कॉस्ट कुछ भी हो उसकी हमेशा EIA ही होगी। सर वो फिर मैग्नीट्यूड और इम्पैक्ट में आ जाएगा ना मैग्नीट्यूड सर, इम्पैक्ट वो में आ फिर कॉस्ट। जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, उसका शेड्यूल क्या है, स्केड्यूल भी कह लें। इसको हम ज्यादा बेहतर ये है कि इसके लिए गैंट चार्ट बनाए जाते हैं। मैं आपको एक अपनी रिपोर्ट दिखाऊंगा, उसमें हमने गैंट चार्ट बनाए थे। गैंट चार्ट क्या शो करते हैं, या वो क्लाइंट से ले लेते हैं। वो क्या बताते हैं कि आपने अपना प्रोजेक्ट अप्रूवल के बाद, यानी तमाम अप्रूवल्स के बाद, चाहे वो EPA की हो, चाहे वो किसी क्या कहते हैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की हो, या किसी भी इदारे की हो, उन उन सब की अप्रूवल लेने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, कितने अरसे में प्रोजेक्ट जो है उसकी इनिशियल कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, फिर वो उसकी इंस्टॉलेशन होगी, और फिर वो फुल फ्लैज ऑपरेशन में आ जाएगा। तो ये आपने शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पूरा बताना होता है। ठीक है, इसको 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा। तो शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज द पार्ट ऑफ IEE और EIA रिपोर्ट। फिर 10वें नंबर पे आ जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट और प्रोसेस फ्लो चार्ट। यानी प्रोजेक्ट जो है उसका प्रोसेस फ्लो क्या है। अगर वो कोई डाइंग यूनिट है तो अल्टीमेटली वो क्या कहते हैं धागा खरीदेगी, और फिर उसे वो क्या कहते हैं कपड़ा बनाएंगे। सर रॉ टू फिनिश प्रोडक्ट, बस वो रॉ टू फिनिश जो है उसका प्रोसेस फ्लो क्या होगा, यहाँ पे वो आपने डिस्क्राइब करना है। अच्छा, इसमें एक चीज इन्होंने और नहीं बताई, एक चीज और इनको डालनी चाहिए थी डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर। ये अगर इसको ऐड कर देते कि इक्विपमेंट एंड मशीनरी, इसी 10 नंबर में सर, इसी के अंदर डाल देते। ठीक है, इक्विपमेंट एंड मशीनरी क्या इस्तेमाल होगी, तो ये इसी के अंदर होना चाहिए। फिर रिस्टोरेशन रिहेबिलिटेशन प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन प्लान, इससे क्या मुराद है अमजद? अमजद बताएं या मुझे ये फवाद। सर रिस्टोरेशन तो इससे आ जाएगा ना कि प्रोजेक्ट की वजह से जो भी डिस्ट्रक्शन हुई है या जो भी हमने चीजें हटाई है, जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेशन था, वेजिटेशन की कुछ स्पीशीज थी उनको हटाया, तो उनके लिए क्या प्लानिंग है कि आप अपने प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द उसको दोबारा रिस्टोर करेंगे। ठीक है, गुड। जैसे एक प्रोजेक्ट लगा था, आपको याद होगा, उसमें शायद EMC ने EIA की थी उसकी, जिसमें आपको पता था कि वो बेल्ट हटाई थी। लेटेस्ट अभी एंग्रो का जो फेज 2 का इनका चल रहा है ना प्रोजेक्ट, माइनिंग का फेज 2 का, उसके अंदर भी उन्होंने यही इम्प्लीमेंटेशन किया, उसमें प्लांटेशन भी आया है। ठीक है, उसके अंदर फिर लोग जो थे उनकी रीसेटलमेंट भी है, मतलब बहुत वाइड किस्म का और बहुत जबरदस्त काम किया एंग्रो ने इस पे। अच्छा, इसका मैं बाज दफा ये बिल्डिंग की डाला हुआ है, पूरी स्टडी है। ये बात आपकी सही है। मैं बाज़ औक़ात बिल्डिंग की ये एक्सपर्ट कमेटी में जाता हूँ, तो उसमें ये जो रिस्टोरेशन एंड रिहैबिलिटेशन प्लान है उसमें बाज़ औक़ात जो है मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चुप हो जाता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। जी, रिस्टोरेशन रिहेबिलिटेशन प्लान से मुराद ये है कि अगर आपने वहाँ पे कोई चीज़ रिमूव की है, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट थी, तो आप उसके लिए क्या रिस्टोरेशन या रिहेबिलिटेशन दे रहे हैं। जैसे कि एक प्रोजेक्ट लगा था, उसमें मैंग्रोव्स बहुत सारे डिस्टर्ब हो रहे थे, क्योंकि ये KPT का प्रोजेक्ट था। तो मैंग्रोव जब उसको रिमूव करने थे, क्योंकि KPT वाले अपना कोई प्रोजेक्ट लगा रहे थे, तो फिर उसके लिए उन्होंने एक रिस्टोरेशन प्लान दिया था कि हम इतने मैंग्रोव्स को रिमूव करेंगे और इतने ही फिर ग्रो कराएंगे। तो ये कहलाता है रिस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन प्लान। अगर आप पानी इतना इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए रिस्टोरेशन क्या होगी। बिल्डिंग के लिए आप इतनी मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए कैसे रिस्टोर करेंगे आप। कोई कोई पहाड़ काट रहे हैं उसके लिए, जैसे मार्बल वाले हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अमजद, जब हम सर सही है मंगो पीर वाली साइड पे जाते हैं या मैं हमदर्द जाता हूँ ना मेन में, तो रास्ते में वो पूरी रोड तबाह हो चुकी है हमदर्द वाली। बात बता रहे हैं ना,
ये जो आप अभी बात बता रहे हैं, थर में भी मैंने इसी को सुना था कि एक डैम भी बना है अभी वहां पे कोई ना, जिसकी वजह से एक छोटी कॉलोनी थी वो भी लोगों ने हटाई है और वेजिटेशन भी रिमूव की है। वेजिटेशन भी रिमूव की, तो उसके लिए रिस्टोरेशन रिहेबिलिटेशन प्लान होने चाहिए। सर तो किसी माइन के लिए फिर रिस्टोरेशन और रिहेबिलिटेशन अल्टीमेटली प्लान माइन के लिए भी होंगे ना। आप माइनिंग कर रहे हैं तो कोई मिनरल आप रिमूव कर रहे हैं वहां से, तो कुछ ना कुछ तो आप पहाड़ को तबाह करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ ये हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं, तो उसके लिए जैसे बैरिया टाउन बन रहा है, उन्होंने अच्छी खासी ये जो है ये हिल्स को, छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी उनको काट के उन्होंने बनाया है। इसी तरह मार्बल वाले क्या कर रहे हैं, मार्बल वाले क्या कर रहे हैं, और डेली बेसिस पे जो है वो इतना इतने पत्थर काट रहे हैं। और उस दिन हमारे एक टीचर भी कह रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आता ये इतना जो पत्थर काट के, पहाड़ काट के ले जा रहे हैं। हालांकि वो कंप्यूटर साइंस के थे। डॉक्टर शिराज आरिफ साहब मेरे साथ हमदर्द जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ वो बड़े बड़े ट्रक जा रहे थे जो कि पत्थरों को काट के ले जा रहे थे। तो कहा ये पत्थर क्या पैदा हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतने इतने पहाड़ काट रहे हैं लोग, तो अल्टीमेटली इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। ये अर्थक्वेक की वजह बनेंगे ना, आपकी स्टेबिलिटी, आपके बिल्कुल सर, स्टेबिलिटी नुकसानदेह होगी, लेकिन सर इसके लिए हल क्या है सर, कैसे करेंगे आप, प्लान बताया जरा। यही तो EIA में होता है, यही तो IEE में होना चाहिए, लेकिन इसको कोई डिस्कस नहीं करता। शहरियार सर उसामा। हाँ जी। सर आपने बताया कि पहाड़ों को काटने से एक तो सर ये होता है अर्थक्वेक का मसला होता है, दूसरे सर एनवायरमेंटल क्या इम्पैक्ट है इसके, क्योंकि हमने देखा है काफी शहरों में, देखिए आप रिमूवल मक्का तो में कर भी रहे हैं हमने ना, देखा है सारा मक्का जो है पहाड़ है तो काट के वो सारी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो देखिए इसके लिए तरीकाकार ये होता है कि आप उसकी स्टेबिलिटी चेक करें। काटना मना नहीं है, पहाड़ों को काटना मना नहीं है, लेकिन आप कम से कम उसकी एक अर्थ स्टडीज होती हैं, उसकी सॉइल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है, वो चेक कराई जाती है कि इसकी स्टेबिलिटी पे कोई फर्क तो नहीं आएगा, और अगर स्टेबिलिटी फर्क आ रहा है तो उसको आप कैसे बैलेंस करेंगे। ये तो जो ये शहरियार आप लोग करते हैं, इसके लिए क्या होना चाहिए शहरियार? सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो कटिंग हो रही होती है मार्बल्स की, इसका एक बहुत बड़ा और भारी इम्पैक्ट है। इसी तरह अगर हम माइनिंग भी कर रहे हैं, चाहे वो हम कोल की कर रहे हो या गोल्ड की कर रहे हो, हाँ, या कोई हाउसिंग स्कीम भी बना रहे हैं, तो इसका ग्राउंड के ऊपर और उस जमीन के ऊपर, उस सॉइल के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, ये अभी नहीं होता। मतलब ये तो मैंने कभी क्या इफेक्ट होता है वो नहीं देखे। सबसे पहले तो बड़ा इम्पैक्ट यही है कि आपकी आप रिमूवल कर रहे हैं, अर्थ की स्टेबिलिटी जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं ना आप। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही है सर। वो तो सर मैं सर जी काइंडली मैंने BS जियोलॉजी भी किया है, मुझे पता है, मैं तो वो सब बता दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम को ये जो है ना कैसे बचा सकते हैं, इसके जो है ना कंट्रोल क्या है सर, वो मुझे कोई समझा दे। ये जियोलॉजिस्ट पता है ना बेसिकली। सर जियोलॉजिस्ट तो आपको ये बता सकते हैं कि टेक्टोनिक फोर्सेस आपकी वो होगी, स्टेबिलिटी आपकी डिस्टर्ब होगी, मैं ये बता दूंगा। लेकिन माइन को हम जो है ना कोल निकालते हैं, या जो भी सॉल्ट रेंज में हम जैसे सॉल्ट निकाल रहे हैं भाई, 300 किलोमीटर तक जो है पूरी सॉल्ट रेंज गई है, अब उसको हम स्टेबल कैसे करेंगे, क्या प्लानिंग होगी, कैसे उस पर कंट्रोल चाहिए? मुझे इसका आइडिया नहीं है। कंट्रोल कोई बता दे सर। ये जो EIA करते हैं ना, अमजद है या शहरियार हैं, इस पे कुछ मुझे रोशनी डालें टॉर्च से। सर लाइट गई हुई है सर। मोमबत्ती ले लो भाई इसके अंदर ऐसा होता है, देखें सर, जब भी माइनिंग की जाती है ना, तो जाहिर है उसमें ओपन पिट माइनिंग या डिगिंग होती है, दोनों सूरत हाल है। इसमें ये होता है कि आप जब मटेरियल आप वहां से एक्सट्रैक्ट करते हो, तो उसकी रीफिलिंग की जाती है प्रॉपर तरीके से ना। तो यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के अंदर ये प्रैक्टिस है कि रिहेबिलिटेशन जो है वो उसकी रीफिलिंग इस तरह से की जाती है। आपने सुना होगा काफी ऐसे जो है माइंस हैं, फिर बाद में उसको जो है लेयरिंग की जाती है, उस बेड्स बनाए जाते हैं, बेड्स बनाने के बाद उसको प्रॉपर फिल कर दिया जाता है। जैसे लैंडफिल साइट्स हो गए आपके, ये सारे के सारे इसी तरह से ही होते हैं। कितनी कितनी ऐसी लैंडफिल साइट्स हैं जो कि पहले माइन हुई, फिर उसको लैंडफिल साइट डिक्लेयर किया गया, उसके अंदर प्रॉपर लाइनिंग बिछाई गई, देन वो एक वक्त में आके रिहेबिलिटेट हो गया ना। तो इस तरह से फिर उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं आते। तो ये पानी भी इसी सर तरह मेरा ख्याल है जो पहाड़ हम काटते हैं, जो हम पहाड़ काटते हैं या जो एक्टिविटीज होती है, इस पे सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, सारी इकोलॉजी मुतासर होती है। डिग्रेडेशन जिसको कहते हैं, स्पेशीज डिग्रेडेशन होती है, जो जमीन में अंदर रहते हैं सारी मखलूकात या ऊपर वेजिटेशन हैं,
सारे डिस्टर्ब होते हैं, सारे इकोलॉजी एक सिस्टम जो पूरा बना हुआ वो इससे डिस्टर्ब होता है, इस वजह से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। ऐसे दूसरा अर्थक्वेक के, ये दो तो समझ में आ रहे हैं सब चीजें। बाकी डिटेल कोई अगर पता है किसी को तो बता डिटेल दे। ये है कि आप उसको सर्च करें, बहुत सारी डिटेल्स हैं। पानी पानी का भी सर इशू अब देखिए जैसे सर हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर हेलो जी सर आवाज आ रही है सर। आप लोग बोल रहे थे अयूब, एहसन एहसन एहसान बोल रहा था सर, खटक। हाँ एहसान, उसका वो पूरी जो है ना बेल्ट वो गया हुआ है और उससे हम जो है ना सॉल्ट निकाल रहे हैं। तो सर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बहुत बड़ा एरिया, हम इसको जो है ना इसकी स्टेबिलिटी तो हम खो रहे हैं सर। सो इन द फ्यूचर पर अगर हमारे पास अर्थक्वेक आते हैं तो ये तो हमने इस पे जो है ना वो करना है, कंट्रोल लगाने है। अपनी सॉल्ट रेंज भी तो खराब कर रहे हैं ना हम लोग, अपनी सॉल्ट रेंज भी खराब कर रहे हैं। तो आप जमीन ये तो हम जमीन कर जो है रहे ना हैं। एक लिमिटेड रिसोर्सेज, जमीन जो है एक लिमिटेड रिसोर्सेज का नाम है। हमारी जो अर्थ है जो अल्लाह ने हमें गिफ्ट की है, इट इज लिमिटेड, इट हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। ये कोई जन्नत थोड़ी जिसमें रिसोर्सेज जो अल्टीमेट बहुत बहुत सारे होंगे। यहाँ पे हर चीज लिमिटेड है, यहाँ पे पानी भी लिमिटेड है, यहाँ पे आपको मिनरल्स भी लिमिटेड, और इन्हीं रिसोर्सेज की बेसिस पे जंग होती है। हमारी जंग कोई पर्सनल जंग नहीं है। आजकल की जो जंगे हैं वो तो रिसोर्सेज की जंग है। किसके पास पानी है, किसके पास तेल है, किसके पास मिनरल्स हैं, किसके पास गोल्ड है, और किसके पास लैंड है, अच्छी लैंड है। तो ये सारी जो है अल्टीमेटली जब ये ज़मीन अपने मिनरल्स या अपने रिसोर्सेज ख़त्म कर देगी, तभी तो इसको हम दूसरे अल्फाज में क़यामत कहते हैं कि दिस इज़ द वे कि अर्थ अपनी लाइफ ख़त्म कर देगी। अल्टीमेटली वो हम खुद अपने हाथों से ख़त्म कर रहे हैं। लाइक मैंने आपको बताया कि वी आर कटिंग डाउन, ट्रीज काट रहे हैं। आई एम सो सॉरी। बिल्कुल सर, डिफॉरेस्टेशन हो रही है सर, बायोडाइवर्सिटी मुतासिर हो रही है सर। कयामत क्या है, कयामत क्या है? कयामत में यही है ना कि जमीन तांबे की मानिंद हो जाएगी, एक चटियल ग्राउंड हो जाएगी। तो अगर मैं उसको दूसरे एंड पे साइंटिफिक व्यू से सोचा जाए तो इट मींस यहाँ पे कोई कुछ रहेगा नहीं, एक चटियल ग्राउंड। हम उसको बिल्कुल बैरन कर चुके होंगे, इन सेंस ऑफ वेजिटेशन के हवाले से भी बैरन कर चुके होंगे उसको, और यहाँ पे जो है उसको पहाड़ों को भी काट चुके होंगे। एक बिल्कुल चटियल जो जैसे ग्राउंड होता है, माइट भी पॉसिबल कि हम उसको ऐसे कर चुके हैं अपने अपने पर्पस के इस्तेमाल के लिए। अब देखें यहाँ पे मैं पिछले दिनों एक EIA हुई थी, तो वो तकरीबन कोई 40 मंजिला बिल्डिंग थी यहाँ पे, क्या कहते हैं आपके बहुत करीब में ही क्लिफ्टन के पास। तो वो 39 मंजिला बिल्डिंग तो बन रही है। तो अल्टीमेटली वो जो उसके लिए जो हम स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, वो मिट्टी तो कहीं से लाएंगे ना उसको खड़ा करने के लिए। तो अल्टीमेटली वो पहाड़ों को काटेंगे, उसका सीमेंट बनाया जाएगा या जो भी होगा। तो इतनी बड़ी जो बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, हाई राइज बिल्डिंग खड़ी हो रही हैं, दुबई है, पाकिस्तान है। तो अब उसकी EIA कैसे, किस सेंस में देखी जाती है कि इससे अर्थ की कोई स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है, तो उसका कोई रिस्टोरेशन रिहेबिलिटेशन प्लान, तो ये तो अर्थ वाले और जियो फिजिक्स वाले बता सकते हैं कि इसको कैसे मैनेज करना है। तो ये चीज़ भी काउंट होनी चाहिए, मेरा कहने का मकसद ये। और फिर 12वें नंबर पे आ जाए गवर्नमेंट अप्रूवल्स। इसके अलावा जो है उस जो EIA करा रहा है उसने अदर कोई गवर्नमेंट अप्रूवल ली हुई है, ठीक है। फर्ज किया कोई टोबैको कंपनी है तो उसने कोई गवर्नमेंट अप्रूवल ली हुई है टोबैको का काम शुरू करने के लिए। तो ये सारी ये जो सारी बातें हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कैटेगरी ऑफ द दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, टाइम सिर्फ 1 मिनट रह गया। कि डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट में हम 10 से 12 चीजें देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट कहाँ लाया। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, प्लीज सर। अब आ रही है? इफ यू डोंट माइंड इट प्लीज। अब सही है? हेलो हेलो सर, बहुत स्लो आ रही है सर। 1 मिनट। हेलो अब आ रही है? आवाज ठीक आ रही है, नेटवर्क इशू है। अच्छा बस मैं इसको मैं गो थ्रू करता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट ये है कि हमारी प्रोजेक्ट की टाइप क्या है, उसका कैटेगरी क्या है, मतलब स्केड्यूल 1 में है, स्केड्यूल 2 में है, स्केड्यूल 3 में, ये बताना है हमने। और फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट का, वो उस प्रोजेक्ट्स के लगने का फ़ायदा क्या होगा, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा उसके लगने से, या उसके जो रॉ मटेरियल है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप यहाँ बताएंगे। फिर ऑल्टरनेटिव्स बताएंगे, आपने जो ऑल्टरनेटिव्स लिए हैं और उसके रीजंस बताएंगे कि आपने इन ऑल्टरनेटिव्स लेके किस किस को छोड़ा है। फिर लोकेशन एंड साइट ऑफ द प्रोजेक्ट, लोकेशन क्या है और पूरी साइट का लेआउट मैप इस वजह से IEEE में लगाया जाता है, मतलब कवर्ड एरिया कितना है इसका, और जो है इसका प्लान क्या है। साइट लेआउट के अंदर ऐसा भी है कि सेप्टिक टैंक दिया गया है। इसी तरह साइट लेआउट के अंदर ये भी होता है कि फायर एग्जिट, फायर इमरजेंसी पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इस साइट लेआउट जो है हम प्रोजेक्ट का लगाते हैं, ठीक है। फिर लैंड यूज ऑन द साइट,
लैंड यूज क्या है साइट के ऊपर, करंटली किस के